चलो ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापे से होने वाली बीमारियां। मोटापा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, और यदि कोई व्यक्ति मोटा होता है तो कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकता है। हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 40% ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट है। ओवरवेट मतलब जिनका वेट नॉर्मल से ज्यादा है। और 13% ऐसे लोग हैं जो मोटापे का शिकार है। आपने जैसे एक पाकिस्तानी सिंगर को देखा होगा, ये है ना, माइंड से स्लिप हो गया नाम अचानक मेरे। अदनान स्वामी। अदनान स्वामी को देखा है। अदनान स्वामी का जो वेट है वो 240 किलो के आसपास है। तो ऐसे लोग क्या है, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मतलब ये ग्रेड 3 से भी ऊपर रहते हैं, तो इनको कोई भी बीमारी हो सकता है। चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से इनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब हाइपरटेंशन का। और हमारी कंट्री में हाई बीपी और शुगर के बहुत सारे पेशेंट हैं। आपने देखा होगा जो भी 40-45 के ऊपर एज क्रॉस करता है उसको बीपी और शुगर का प्रॉब्लम आम हो गया है आजकल, दवाइयों के सहारे उसको जीना पड़ता है। तो हमारे देश में कोई व्यक्ति मोटा है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी वेट में हाइट का भाग दे देते हैं। तो इससे जो वैल्यू आती है, इससे हम बीएमआई से पता करते हैं कि व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है या नहीं। ठीक है। यदि ये आपकी जैसे 18 से कम है तो आप अंडरवेट का हो जाओगे। ठीक है। और यदि 18 से 22 के बीच में है तो यह हेल्थी रेंज है, इसमें मतलब हर व्यक्ति को होना चाहिए। और यदि 22 से 24 है तो आप ओवरवेट में आओगे, मतलब अभी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका वेट ज्यादा है। और यदि 24 से ज्यादा है तो फिर हमें वेट कम करने की कोशिश करना चाहिए। और यदि 30 से ज्यादा है तो मतलब बीमार हो आप। और यदि 40 से ज्यादा है तो आप डेंजर जोन में हो। यदि 40 से ज्यादा आपका बॉडी मास इंडेक्स है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया, और भी आपने देखे होंगे, नुसरत फतेह अली खान साहब भी बहुत मोटे थे। 4 लोग लगते थे कि उनको गाड़ी में बिठाएं वो, और तो वो गाड़ी में बैठ के कहीं जाते थे, तो वो भी बहुत मोटे थे। तो ये होता है मोटापा। अब मोटापे को कम करने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं हम उनको बोलते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। मतलब जो लिपिड को कम करेगी। लिपिड मतलब चिकनाई, वसा। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेल का खाता है, वसा युक्त भोजन करता है, तो उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। अब ये होते क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ये फैट के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो तो उसमें ऑयल भी रहता है, रोटी भी रहती है, दाल भी रहती है। तो दाल से हमको प्रोटीन मिलता है ना, रोटी से हमको सर, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और ऑयल से हमको। हाँ सर, बेटा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट ना? हाँ, सैचुरेटेड फैट भी होता है और अनसैचुरेटेड फैट भी होता है। तो ठीक है। इसमें बेस्ट कौन सा होता है सर? गुड फैट? इसमें गुड फैट होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी अच्छा, लिपो। एचडीएल ना? हाँ हाँ। जी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे बेस्ट होता है बेटा। अभी मैं आपको वही बताऊंगा आगे। ठीक है। तो देखो कहाँ पर था मैं। हाँ, ऐसे ड्रग्स जो कि मोटापे को कम करेंगे उनको हम बोलते बोलते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। मतलब जो बढ़े हुए लिपिड लेवल को कम करेंगे। तो खून की हम जांच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसमें कितना लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड जब प्रोटीन के साथ कंजुगेशन बनाता है तो उसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तेल का खाता है उसके ब्लड में लिपिड बढ़ने लगता है, और लिपिड इस फॉर्म में रहता है, लिपोप्रोटीन के फॉर्म में। मतलब प्रोटीन के साथ कंजुगेट होके रहता है। तो लिपोप्रोटीन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ये हमारे खून के गाढ़ेपन को बढ़ा देता है, हमारा खून हो जाता है गाढ़ा। अब हार्ट पे लोड पड़ने लगता है। अब मुझे बताओ, यदि जो मोटर पानी पंप कर रही है, वो पानी यदि गाढ़ा हो जाए तो मोटर पे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी मोटर को। तो मोटर पे लोड बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारा हार्ट पंपिंग का काम करता है, और यदि हमारा खून बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हार्ट ज्यादा मेहनत करेगा तो उसमें फिर बीमारी होगी, उसके वॉल्व कमजोर हो जाएंगे। और ये जो लिपिड है ये हमारी जो आर्टरीज है इस पे अंदर की तरफ जमने लगेगा। तो ये जो आर्टरी का डायामीटर है ये कम हो जाएगा। तो डायामीटर कम होने की वजह से इस पे जो अंदर जो रक्त बह रहा है वो रक्त इस पे ज्यादा दबाव डालेगा। इसी को तो बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिपिड कटर ड्रग्स देंगे, ऐसे ड्रग्स जो कि उस लिपिड को काटेंगे वहां से,
है ना। तो अभी हम देखते हैं किस टाइप के ड्रग हम इसमें देंगे। इससे पहले हम ये देख सकते हैं कि भाई मोटापे से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाइयों की बात तो बाद में आती है, पहले हम कोशिश करते हैं कि हम बीमारियों के कारणों को दूर कर दें, है ना। जैसे कोई व्यक्ति मोटापे की वजह से यदि उसको हाइपरटेंशन है तो वो वेट लॉस कर ले, तो उसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। यदि मोटापे की वजह से है तो, और कोई यदि दूसरा कारण है तो फिर बात अलग है। अब जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइडिज्म हो गया है। थायराइड पता है क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन यदि बढ़ गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, उसकी वजह से यदि वो मोटा है तो फिर उसके लिए दूसरे ड्रग्स देने पड़ेंगे, है ना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनका कंजप्शन यदि कम कर दें, और बियर जो लोग पीते हैं वो लोग में भी फैट बढ़ने लगता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट कम कर दें हमारी डाइट में और प्रोटीन बढ़ा दें तो उससे भी हो जाता है। कैल्शियम हमारी डाइट में पर्याप्त होना चाहिए। यदि हम थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में वॉकिंग वॉकिंग करते रहें, है ना, और हम थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहें, मतलब पानी हम पीते रहें। WHO कहता है कि ऑन एवरेज 5-6 लीटर पानी हमें पर डे पीना चाहिए, लेकिन इतना हम पीते ही नहीं है। हम तो बस थोड़ा बहुत खाना खाते वक्त पी लिया, तो हमारी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है जिससे मोटापा बढ़ता है। और हमें हमारी डाइट में फाइबर ज़्यादा रखना है, फाइबरस डाइट हमें लेना है। ठीक है, फल फ्रूट्स हमें खाने हैं, सलाद खाना है। जो कुछ हम खाते हैं उसमें हमारा 40% फूड तो रॉ होना चाहिए। जैसे मैं मेरी जो प्लेट लगी हुई है इसमें मैं दाल चावल से पहले सलाद खाऊं, उसके बाद दाल चावल सब्जी रोटी खाऊं, पर सलाद लोग खाते ही नहीं है। सलाद अवॉइड करते हैं, बस दाल चावल खा लिया हो गया, ऐसा नहीं, सलाद की हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि सलाद से हमें मिनरल मिलता है ना। मिनरल रिच सोर्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हम सब्जियों को पकाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी। विटामिन सी हमें आंवले से मिलता है। यदि हम आंवले को गर्म कर लेंगे, उबाल लेंगे, तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन होता है। जैसे पपीता, पपीता की आप यदि सब्जी बनाओगे, उसको गर्म करोगे, तो उसमें विटामिन ए आपको नहीं मिलेगा। तो विटामिन ए हुआ, सी हुआ, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेम्परेचर देने से, जैसे पालक, पालक आप यदि ऐसे ही खाओगे कच्ची तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन आप उसको यदि पका के खाओगे तो उसका फायदा कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जिन चीजों को पकाते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, होती है कि नहीं। आलू आप यदि आज मार्केट से लेके जाओ और उसकी अभी सब्जी बना लो, तो वो शाम तक शायद या कल सुबह तक खराब हो जाएगा ना। और उसी आलू को यदि आप घर पे रखे रहोगे तो वो शायद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह सकता है, एक हफ्ते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप उसको टेम्परेचर देते हो तो उसकी लाइफ कम हो जाती है ना। तो वही चीज है, वही बात है कि हमें जो रॉ फूड है वो ज्यादा खाना चाहिए। रॉ फूड जैसे हमने सलाद, ककड़ी काट के खा ली, गाजर खा लिया, टमाटर खा लिया, है ना। और आपने देखा होगा गोभी भी सलाद में डलती है, पत्ता गोभी। तो इस टाइप का फूड हमें लेना है, तो इससे हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। एक मिनट। इससे हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। और हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मतलब हमारी डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं। तो बैलेंस डाइट इन द सेंस हमें जो जितना चाहिए। व्यक्ति मोटा कब होता है? जब वो काम कम करता है और खाता ज्यादा है। जैसे मेरी कैलोरी की नीड है, सपोज मुझे 2000 या 2200 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। अब मैं खा रहा हूँ 2500, 3000, 3500 तक मैं ले रहा हूँ। और जो बच रही है 500, 600, 1000, वो हर दिन बच रही है, तो वो मेरे बॉडी में एक्यूमुलेट होगी और वही मुझे ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगी। तो व्यक्ति एकदम से तो नहीं होता, लॉन्ग रन में होता है ना। अब आप लोग तो खैर यंग एज में हो, यंग एज में तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अभी आप लोग अभी से अपना ध्यान नहीं रखोगे तो एक एज के बाद आपको एकदम से ओबेसिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि यंग एज में व्यक्ति सोचता है मुझे तो जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, इसलिए वो लापरवाह हो जाता है। तो उसकी लापरवाही 10-15 साल चलती है बस। फिर उसके बाद वो जो उसने पहले काम किए थे उसके सारे एक्शंस उसको बाद में आने लगते हैं। इसलिए आप लोग को अपने हेल्थ का ध्यान अभी से रखना चाहिए, यंग एज से, है ना। अभी जैसे ग्राउंड पे मैं जाता हूँ कभी कभी, तो दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक तो वो जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि भैया यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके लिए कोई दवाई नहीं बनी जो आपको ठीक कर दे, तो मजबूरी में जाते हैं वो लोग। और दूसरे वो लोग मिलते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, साहब हमको तो पुलिस बनना है, SI बनना है ना, तो हम लोग या आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। तो वो लोग फिजिकली अपने आप को ट्रेन करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग बहुत कम रहते हैं जो इसलिए जाते हैं कि नहीं हम फिट रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम हेल्थी रहना चाहते हैं। देखो बेटा, आपका हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना। और ये समय है यंग एज में कि आप अपने शरीर को इतना बलशाली बनाओ कि आगे चल के शरीर आपका साथ दे, है ना। क्योंकि हम यंग एज में जो कुछ मिस्टेक करते हैं वो हमें डेफिनेटली 40-45 के बाद हमारे सामने 100% आती है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो व्यक्ति यंग एज में अपने शरीर का ध्यान रखता है उसको बुढ़ापे में एक बल रहता है उसके शरीर में, है ना। तो हमें हमारे शरीर का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है ना। हमारे शरीर में जैसे मिनरल की कमी से बहुत सारी डेफिशिएंसी से रोग होते हैं, आपने देखा होगा लोगों के बाल झड़ रहे हैं, है ना। स्किन पे मुहासे आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, क्यों आते हैं? किसी न किसी चीज की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है। आप यदि मकान बना रहे हो और आपके पास सीमेंट कम पड़ जाए और आप कम सीमेंट से ही मकान बना लो, क्या होगा? क्रैक्स आने लगेंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा मकान, है ना। आप जैसे कोई भी काम करो, जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय में आपने सपोज शक्कर कम डाल दी तो फीकी बनेगी वो। ऐसे ही हमारे शरीर में बेटा न्यूरोट्रांसमीटर बनना है, एंजाइम्स बनना है, बहुत सारे बायोकेमिकल्स बनना है। अब वो केमिकल यदि बनेंगे नहीं तो वो अपना काम कर नहीं पाएंगे, है ना। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन बनने के लिए चाहिए हमको जिंक मेटल, जिंक एलिमेंट। अब जिंक हमारी बॉडी को कहीं से मिल नहीं रहा, तो जिंक नहीं रहेगा तो हम इंसुलिन नहीं बना पाएंगे, और इंसुलिन नहीं बना पाएंगे तो हमको डायबिटीज हो जाएगा। होगा या नहीं? यदि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी से सही से नहीं कर पाएगी तो हमको डायबिटीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा आएगा, है ना। तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि इंसान को कौन सी बीमारी है। जैसे आप ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल का जैसे नॉर्मल लेवल 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आपका भी मैं बताता हूँ एचडीएल, ये देखो कहाँ गया, हाँ। जो अभी कैलाश कह रहा था, कैलाश तुम कह रहे थे ना, एक होता है वीडीएल, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म होते हैं। सुन रहे हो कैलाश? जी सर। हाँ यही तुम कह रहे थे ना। LDL HDL VDL हाँ सर। हाँ, वीडीएल। तो वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एक होता है काइमेक्रॉन, है ना। जो काइमेक्रॉन होता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस फैट होता है, क्योंकि यही कॉज करता है हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम। जो हाई बीपी के पेशेंट रहते हैं उसमें इसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो ये सबसे बुरा फैट होता है हमारे लिए। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? एचडीएल, इसको हम गुड फैट भी बोलते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये हमारी बॉडी में जाना चाहिए। और हमारे लिए नुकसानदायक कौन से होते हैं? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम वीएलडीएल कहते हैं, और काइमेक्रॉन टाइप का फैट। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। अब हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं हम उसको लिपिड लोअरिंग ड्रग्स कहते हैं। ये दवाइयाँ क्या है, ब्लड में बड़े बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करती है, और पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाती है और स्ट्रोक से। स्ट्रोक मतलब आपने देखा होगा मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास लोगों को अटैक आता है और उनकी जान चली जाती है, उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक। तो उससे हमें ये दवाइयाँ बचाती है। अब ये दवाइयाँ ऐसा क्या करती है जिससे हमारे बॉडी में लिपोप्रोटीन कम हो जाता है? पहला तो ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। ये कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। तो लिवर में यदि कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और वो जो डिपॉजिशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा ये क्या करती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। हमारी डाइट में हमने जो लिपिड कंज्यूम किया है उसको अवशोषित ही कम करेगी। तो अवशोषित कम करेगी तो ब्लड में कम जाएगा, और ब्लड में यदि कम जाएगा तो वो जो डिपॉजिशन है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इनिबिशन ऑफ बाइल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा जो बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल हमारा एक्सक्रीट हो जाता है फीसेस के थ्रू। हमारे यूरिन से वही चीज बाहर निकलेगी जो वाटर सॉल्युबल होगी, जो पानी में घुलनशील होगी, वो चीज हमारे ब्लड से बाहर निकलेगी यूरिन के थ्रू। तेल बाहर निकलता है यूरिन से? नहीं निकलता। वो कहाँ से निकलेगा? लिपिड चीज है, वो निकलेगी हमारे फीसेस के थ्रू, है ना। हमारा जो फीसेस है वो येलो होता है, लेटरिन क्यों होती है? क्योंकि उसमें बाइल होता है। बाइल कैसे बनता है? आरबीसीएस के ब्रेकडाउन से, है ना। आरबीसीएस जब टूटती है, आरबीसीएस की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। और जब ये एपोप्टोसिस के थ्रू ये जब मर जाएंगी तो इनसे बनेगा बाइल, और वो बाइल कहाँ एक्सक्रीट होगा? हमारे फीसिस के थ्रू। तो ये इनिबिशन ऑफ बाइल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब बाइल से फैट का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम कम कर देंगे, तो उससे हमारी बॉडी से फैट का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और इंटेस्टाइन से हमने अवशोषण कम कर दिया। अब भाई कोई व्यक्ति मोटा है, उसको फैट की वजह से हाइपरटेंशन हो गया है सपोज, है ना। तो हमने क्या किया, उसको पहले तो ये सलाह दी कि भाई कम फैट लो, और वो जो फैट ले भी रहा है तो हमने इंटेस्टाइन से अवशोषण को भी कम कर दिया, है ना। और दूसरा जो लिवर रीअपटेक कर रहा था उससे उसको भी हमने इनिबिट कर दिया। तो ओवरऑल हमको क्या है, फैट को बहुत कम लेवल पे लेके आना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए फैट जरूरी भी होता है, लेकिन चूंकि व्यक्ति बीमार है इसलिए उसको कम फैट दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि जिस चीज को देखो, हमारा जो स्वास्थ्य है वो, इसको ऐसे इमेजिन करो एक तराजू है, तो बैलेंस कंडीशन में है तो ठीक है। नहीं तो कोई भी चीज यदि बढ़ती है
या कम होती है तो इससे हमको बीमारी होती है। तो जो चीज कम हो गई उसको बढ़ाने के लिए उसको देना पड़ेगा, और जो चीज ज्यादा हो गई है उसको लेवल में लाने के लिए कम करना पड़ेगा। तो ये बैलेंसिंग यदि आ जाएगी तो हमारी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हर बीमारी का कारण होता है, बीमारी का कारण पकड़ो, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। डॉक्टर भी यही करता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपको टेस्ट लिखेगा, डायग्नोसिस लिखेगा, फिजिकली एग्जामिन करेगा, आपकी आंखें देखेगा, है ना, आपसे चंद सवाल पूछेगा, और उस सवाल के आधार पे समझेगा कि आपकी बीमारी क्या है। और फिर उस हिसाब से वो आपको दवाई दे देगा, उस हिसाब से वो आपको परहेज बता देगा, उस हिसाब से यदि कोई वर्कआउट हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो तो वो बता देगा, बेड रेस्ट हो तो बेड रेस्ट बता देगा, परहेज बता देगा, बस, है ना। और बोल देगा आपको कि फ्यूचर में आप ये चीज नहीं करें, नहीं तो फिर से ये बीमारी लौट के आ जाएगी। अब जैसे जो पाइल्स के पेशेंट है वो चिकन मटन खाते हैं, मसाले का खाते हैं, है ना, अब डॉक्टर उनकी आज सर्जरी कर दे, आज उनको दवाई दे दे, और फिर वो 6 महीने बाद फिर से चिकन खाना शुरू कर दे मसालेदार, तो फिर से उनको पाइल्स होगा, फिर से उनके स्टूल हार्ड आएंगे, खाना नहीं पचेगा, इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो उसकी वजह से फिर वो डॉक्टर के पास आ जाएंगे। तो डॉक्टर ये भी बता देता है कि भाई आपको क्या भविष्य में नहीं करना है, तो ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बॉडी की तासीर होती है, और वो तासीर के हिसाब से यदि वो नहीं रहेगा तो उसको बीमारी होना तय है। और सबकी बॉडी की अपनी तासीर होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको भाई साबुन से एलर्जी है, निरमा से एलर्जी है, निरमा से नहाते तो खांसी होने लगती है, तो भाई मत नहाओ निरमा से। अब इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी बीमारियां भी होती है जो व्यक्ति की हैबिट से रिलेटेड होती है, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। आप जैसे दुनिया का हर व्यक्ति अपनी बॉडी को समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कब बीमार पड़ता हूँ, कैसे बीमार पड़ता हूँ, मेरे को क्या सूट होता है, क्या सूट नहीं होता। तो ये सब उसको खुद भी समझना पड़ता है, और डॉक्टर भी इसी आधार पर ट्रीटमेंट करता है। अब जैसे आयुर्वेद में आपका वात पित्त और कफ में यदि डिसबैलेंस हो जाएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। आयुर्वेद यही कहता है कि भाई आप कुछ मत करो, वात पित्त कफ का बैलेंस बना लो, तीनों का। वो यदि बैलेंस्ड है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और यदि बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें एक ड्रग्स ऐसी होती है जो लिपोप्रोटीन के डिग्रेडेशन को प्रमोट करती है, मतलब ब्लड में जो लिपोप्रोटीन बन गया है उसको वो डिग्रेड कर देंगी, और जो लिपिड है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देंगी बॉडी से। तो इतनी सारी ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं, है ना। अब हम उन ड्रग के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो होती है लोवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और रोसू वास्टेटिन। ठीक है। तो एटोरवास्टेटिन आप याद रखोगे, और लोवास्टेटिन। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे फैट को कम करते हैं। दूसरा जो ड्रग्स होते हैं वो बाइल के अपटेक को कम करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोलेस्टोर टायरामीन और कोलेस्टिपोल कोलेस्टिपोल। तो ये जो दो ड्रग हैं ये क्या करते हैं, बाइल के रिअपटेक को कम करेंगे। तो बाकी ड्रग हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दो ड्रग हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है। तो ये है हमारा लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, जिसको हम एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग भी कहते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि लिपिड के लेवल को कम करेंगे। अब लिपिड के बढ़ने से हमको दो बीमारी होती है। पहला मैंने आपको बताया सीवीएस का प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट आता है, हार्ट और हमारे आर्टरी वेन्स। और दूसरा मैंने आपको बताया पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा, बॉडी का कोई लोकलाइज्ड एरिया काम करना बंद कर देगा। आपने देखा होगा किसी का भाई हाथ काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो ये भी मोटापे की वजह से होता है। तो मोटापे की वजह से ये दो बीमारियां आती हैं। ठीक है। और शुगर भी हो जाता है कभी कभी मोटापे की वजह से। कुल मिला के ऐसा है, मोटापा बीमारियों का घर है। यदि आप एक नॉर्मल रेंज से आपका वेट हमेशा ही ज्यादा है लंबे समय तक, तो आपका बीमार पड़ना तय है। लंबे समय तक आप मोटापे को सहन नहीं पाओगे, कोई ना कोई बीमारी आपको हो जाएगी। अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति मोटा नहीं है तो उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा। हाइपरटेंशन के और भी कारण मैंने बताए, तो कभी दिमाग में ये मत रखना कि बस मोटापा ही हाइपरटेंशन है, और भी बहुत सारे कारण है ना। किसी का जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक ऐसा भाई व्यक्ति का जीन ही ऐसा है कि उसका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, तो अब वो कम भी खा रहा है तो भी वेट बढ़ रहा है, कम फैटी फूड खा रहा है तो भी उसके बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जेनेटिकली भी हो सकता है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो इतना सा खा रहे हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं तो भी हमारी बॉडी फूल फूल ही रही है। तो इसके और भी जेनेटिक रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने समझा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, जिसको हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी कहते हैं, किसके ट्रीटमेंट में यूज होगी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है आपका, हाइपरटेंशन है ना। और हाइपरटेंशन यदि अनट्रीटेड हो तो वही आगे चल के मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यही लास्ट इसकी स्टेज होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में पेशेंट को क्या होता है, दौरा आता है और वो निकल लेता है,
कभी कभी तो उसको मौका मिलता है तो एक दौरा आता है, दूसरा, और तीसरे में तो कोई बचता ही नहीं है, और कुछ लोग पहले में भी चले जाते हैं, है ना। पहले ही दौरे में वो लोग, और हार्ट अटैक का दौरा ज्यादातर कब आता है पता है आपको? 4 बजे के आसपास, 3 से 5 बजे के आसपास आता है। तो जो भी हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनको एग्जैक्टली 4 बजे बिस्तर छोड़ के उठ जाना चाहिए, बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति सोया रहता है तब ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए 4 बजे अर्ली ऐसा क्यों मॉर्निंग होता है उठ सर? जा। क्या? ऐसा क्यों होता है सर, चार ब्लड का बजे सर्कुलेशन उस वक्त ज्यादा रहता है बेटा, इसीलिए हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, हमारे जो बॉडी है ना, इसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो हर ऑर्गन पे रहने का एक टाइम रहता है, ठीक है। जैसे आपको सपोज 11 साढ़े 11 बजे तो सो ही जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका एनर्जी का फ्लो रहेगा लीवर में, और लीवर अपना काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। खाना को जब हमने पचाया है तो उससे जो कुछ चीज हमको चाहिए वो लिवर बनाने का काम करता है। एंजाइम बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा। तो वो लिवर का काम करने का समय रहता है। उस वक्त हम मोबाइल चला रहे, टीवी देख रहे, लैपटॉप चला रहे, तो लिवर अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम आराम नहीं कर रहे। हम हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो हम हमारी एनर्जी को दिमाग की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें सो जाना चाहिए, तो हम थॉट्स में नहीं रहेंगे तो हमारा लिवर अपना काम कर पाएगा। अब ये एनर्जी का लेवल फिर लीवर से कहाँ जाता है? ये रहता है 4 5 बजे के आसपास, कहाँ जाता है? ये हार्ट में चला जाता है। अब हार्ट है हमारा बीमार, वो एनर्जी सह नहीं पाता है, और अटैक आ जाता है व्यक्ति को। अब यही एनर्जी फ्लो फिर 6 बजे कहाँ चला जाएगा? ये हमारे आंतों के निचले हिस्से में चला जाएगा। मतलब हमें 5 बजे 6 बजे बेड छोड़ ही देना चाहिए, 6 बजे, और हमको फ्रेश हो ही जाना चाहिए। जो व्यक्ति यदि 5 6 बजे 7 बजे के पहले फ्रेश नहीं होता तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आगे चल के उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, नहीं भी होगी बीमारी तो वो युवा अवस्था में भी जिंदा लाश के जैसे रहेगा, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा निचला निचले स्तर पे रहेगा। युवा के एक भी लक्षण नहीं रहेंगे उसमें। युवा में तो शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ब्रेन उसका अच्छा काम करे, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सब क्यों हो रहा है? लोग 10 11 बजे आराम से सो के उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, फ्रेश होने के टाइम पे फ्रेश ही नहीं हो रहा है। अब जब तुमने खाना खाया बेटा, और वो पच के जब लेटरिन बन गया है और निकलने को तैयार है, तो क्यों ढो रहे हो उसको तुम? है ना, तुमने खाना खाया 9 बजे, 4 से 5 घंटे में खाना पच जाता है, 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तुम मॉर्निंग में उसको 5 6 बजे एक्सक्रीट आउट कर दो बॉडी से, अब तुम उसको 11 बजे कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी कि नहीं है बताओ? तो ये बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, ये एनर्जी फ्लो हमारा 4 बजे रहता है किडनी में, तो हमें हमेशा 4 5 बजे के आसपास हमें जूस पीना चाहिए, या हम पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जैसा भी सीजन रहे, पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं। तो 4 5 बजे हमें लिक्विड डाइट लेना बहुत जरूरी है ना। अब ये एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में हमेशा चलता है। अब जैसे क्यों कहते हैं कि भाई सुबह उठ के पढ़ो? सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है। फ्रेश क्यों रहता है? क्योंकि हम सो के उठते हैं, और सो के उठते हैं तो ब्रेन जब सोता है, आराम करता है, तो सारी फाइलों को वो अरेंज कर देता है ना। आपने देखा होगा, सारी फाइलें यदि अरेंज है तो हमें आसानी से मिल जाती है ना, कि ये वहां रखिए, ये वहां रखिए। और जब हम रात में पढ़ने बैठते हैं तो दिन भर से तो हमारा ब्रेन इधर उधर इधर उधर उसमें लगा हुआ था। अब हम सो गए तो फाइलें अरेंज हो गई, अब मॉर्निंग में उठेंगे तो हम फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकते हैं, या हम उस काम को करें जो हमारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन भर याद रखना, यदि जीवन में सफल होना है तो अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे उस काम को करना जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य के करीब लेके जाता हो। जो भी तुम्हारा गोल सेट किया हो तुमने लाइफ में, तुम यदि जो भी बनना चाहते हो, जो भी कोर्स करना चाहते हो, उसको 2 घंटे दो। बस 2 घंटे बहुत होते हैं। मॉर्निंग के 2 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और दूसरा प्रोडक्टिव टाइम होता है आपका शाम का, शाम का 6 बजे का। ये दोनों टाइम प्रोडक्टिव क्यों होते हैं पता है आपको? इसके पीछे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रीजन भी है और साइंटिफिक रीजन भी है। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है? आपने सुना होगा, पहले के लोग कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदित होने से पहले उठ जाओ, क्योंकि जब सूर्य उदित होता है ना बेटा, तो पूरी प्रकृति में एक परिवर्तन आता है। रात भर पौधे क्या करते हैं? क्या, कौन सी गैस छोड़ते हैं रात में पौधे? हम्म? पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों हाँ सर। कैलाश? पौधे जी। फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं, और पौधे इन्वायरमेंट से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सर। और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। और हम O2 कौन सी सर। लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ती कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चक्र बन रहा है ना ये। अब बताओ, इस चक्र में यदि हमने पौधे काट के पूरे खत्म कर दिए, पेड़ों को आग लगा दी, सोफे बना लिए, बिस्तर बना लिए, तो हमारी जान खतरे में नहीं आ जाएगी क्या? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी इन्वायरमेंट में? ऑक्सीजन तो बनती है बिजली कड़कने से भी, तो हम बिजली कड़कने का इंतजार करेंगे क्या?
हमको तो पौधे लगाना चाहिए, हर व्यक्ति कम से कम 100 पौधे हर साल लगाए। और ऐसे पौधे नहीं, गेहूं का पौधा वो तो हम काट लेते जा रहे हैं। मतलब बड़े पौधे जो लंबे समय तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन दे। तो बेटा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम हमारे भोजन के लिए पौधों पे डिपेंड है। तो पौधे क्या करते हैं, रात में उल्टा कर देते हैं वो। रात में क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो रात भर वो ये काम करते हैं, और फिर जैसे ही सूर्य आ जाता है तो फिर वो शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन देना। तो मॉर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा रहता है। और इसका एक कारण और है, देखो, दिन भर गाड़ियां चलती है, पॉल्यूशन होता है ना। अब रात में क्या होता है, वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। और जब फिर से मॉर्निंग में हम उठते हैं तो मॉर्निंग में हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो मॉर्निंग का जो समय होता है बेटा वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है, उस समय को हमेशा हमें यूज करना चाहिए, है ना। और नाइट टाइम में हमें बहुत ज्यादा लेट नाइट जगने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में हमको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे अच्छे विचार ज्यादा आते हैं सुबह के टाइम पे, और रात में नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। कुछ पूछना है कैलाश आपको? नहीं सर। नहीं पूछना? समझ में आ गया बेटा, लिपिड नहीं। लोअरिंग ड्रग्स क्या होती है? ये लिपिड के लेवल को कम करेगी, एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी, जी। डिग्रेडेशन को बढ़ा देगी, बॉडी से एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, जिससे लिपिड कुल मिला के बॉडी में हमको लिपिड को कम करना है। लेना भी कम कर दो, और उसका जो अंदर प्रोसेसिंग हो रही है उसको भी कम कर दो। तो इस तरह से लिपिड की बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है कैलाश, ड्रग के नाम याद है? एटोरवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। जी सर। ठीक है, हाँ सर। ये ड्रग्स के नाम याद रखना। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया मतलब लिपिड बढ़ना, और हाइपो मतलब कम होना। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। जैसे आपने सुना होगा ना, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी, और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। जैसे आपका हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो गया, और हाइपर कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ गया। तो जब भी ये टर्मिनोलॉजी हाइपर और हाइपो समझ में आएगी तो ऐसे ही इसका अर्थ निकालना आप। ठीक है ना? कल बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप क्लासिफिकेशन याद कर लेना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का और डायूरेटिक्स का। ठीक है कैलाश? क्लास क्यों नहीं अटेंड की मॉर्निंग में आज आपने? हम्म, क्यों कैलाश? ठीक है ना? चलो बेटा, ओके। कल क्लास होगी, है ना?